सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने से पहले हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की क्या लिमिटेशंस है इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे कि हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की नीड क्यों है। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हम बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड लॉ है। इसके अकॉर्डिंग एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, बट एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की क्या लिमिटेशंस हैं तो उसको देखते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की वो ये है कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ ए प्रोसेस। कि ये किसी भी एक प्रोसेस की जो डायरेक्शन है उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि क्यों कुछ प्रोसेसेस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होती है, वो प्रोसेसेस रिवर्स डायरेक्शन के अंदर क्यों पॉसिबल नहीं है। इस बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता है, कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास यहाँ पे एक हॉट कप ऑफ टी है, हॉट कप ऑफ टी, जब इसको रूम टेम्परेचर पे हम रखते हैं तो ये कोल्ड हो जाता है, कोल्ड कप ऑफ टी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस हॉट टी में से कुछ एनर्जी सराउंडिंग में रिलीज हो गई है। ये हमारा सिस्टम है, इसने कुछ एनर्जी को सराउंडिंग में रिलीज कर दिया, इसीलिए इसका टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज हो गया है। लेकिन ये जो प्रोसेस हो रही है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ही हो रही है कि एनर्जी हमारी यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी जो है कांस्टेंट है। सिस्टम ने एनर्जी लूज की है और सराउंडिंग ने एनर्जी को गेन किया है। बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ऐसा भी होना चाहिए था कि कोल्ड कप ऑफ टी है, ये सराउंडिंग से एनर्जी गेन कर ले और ये वापस से हॉट कप ऑफ टी में कन्वर्ट हो जाए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग तो ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि इस प्रोसेस में भी जो एनर्जी है ओवरऑल वो कांस्टेंट ही रहेगी। लेकिन जो रिवर्स प्रोसेस है ये पॉसिबल नहीं होती है, कभी भी ऐसा नहीं पाया जाता है। तो ये एक लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। जो एनर्जी का ट्रांसफर है वो हमेशा हॉट टू कोल्ड होता है, कोल्ड से हॉट की तरफ एनर्जी का ट्रांसफर कभी भी नहीं होता है। इसके बाद अभी हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक गैस है, यहाँ पे कोई आइडियल गैस है, इसका एक्सपेंशन करवाया जाता है, एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। अगर इसको वैक्यूम के अगेंस्ट में एक्सपेंशन करवाते हैं तो ये गैस का एक्सपेंशन हो जाता है अगर वैक्यूम है। लेकिन रिवर्स प्रोसेस कि वैक्यूम की प्रेजेंस में ये गैस कॉन्ट्रैक्ट हो जाए या इस गैस का कंप्रेशन हो जाए तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। इसीलिए ये भी एक लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। और अभी हम देखते हैं एग्जांपल कि जैसे हमारे पास NaOH है और ये HCl है, इनको आपस में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास NaCl और H2O बनता है। तो ये जो प्रोसेस है ये फिजिबल है और ये हमारे प्रोडक्ट बनते हैं। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि हम NaCl और H2O को आपस में मिक्स करें और वापस से हमें NaOH और HCl ऑब्टेन हो जाए। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि ये रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसेस क्यों नहीं हो सकती है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। एक और लिमिटेशन हम देखते हैं कि जो वर्क होता है उसका हीट के अंदर कंप्लीट कन्वर्जन हो जाता है, लेकिन हीट का वर्क के अंदर कंप्लीट कन्वर्जन नहीं हो सकता है। तो ये भी, इसको भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तो ये है लिमिटेशंस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो इसी की वजह से हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ज़रूरत पड़ी। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है
कि जितनी भी नेचुरल और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है वो सभी एक ही डायरेक्शन में होती हैं और वो थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल होती है, उनको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे ये वर्ड यूज हो रहा है स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस क्या होती है? ऐसी प्रोसेसेस जो अपने आप हो जाती हों या फिर जिनको एक बार इनिशिएट कर दिया जाए फिर वो अपने आप होती रहती है अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशंस। तो ऐसी प्रोसेसेस को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। और जब ये प्रोसेसेस होती हैं तो इनको किसी बाहर से कोई मदद की ज़रूरत नहीं होती है, किसी एक्सटर्नल एजेंसी की इनको ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसी प्रोसेसेस को बोलते हैं हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के। सबसे पहले यहाँ पे हम ऐसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस देखेंगे जो अपने आप होती हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। कि जो हीट का फ्लो होता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ वो अपने आप हो जाता है। तो इसके लिए हमें किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है, कोई इनिशिएशन की ज़रूरत नहीं होती है। सेकंड एग्जांपल है वाटर फ्लोइंग डाउन द हिल। कि वाटर का जो फ्लो होता है किसी भी हिल से डाउनवर्ड साइड में वो अपने आप हो जाता है। तो ये भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। थर्ड, मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि आइस का जो मेल्टिंग होता है 0 डिग्री सेल्सियस से हाई टेम्परेचर पे अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जैसे ही हम आइस को रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो आइस अपने आप मेल्ट होने स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो अभी ये जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस देखी है ये अपने आप होती हैं, इनको करवाने के लिए हमें इनिशिएशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो अभी हम ऐसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस देखेंगे जिनको करवाने के लिए हमें इनिशिएशन की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल कि जब एक बार कैंडल को हम बर्न कर देते हैं तो उसके बाद उसकी बर्निंग कॉन्टिन्यूसली अपने आप होती रहती है जब तक कि वो कैंडल फिनिश नहीं हो जाती है। तो ये भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। सेकंड, जैसे मीथेन है हमारे पास, मीथेन का अगर हम कंबसन करवाते हैं तो यहाँ पे बनता है CO2 प्लस वाटर। तो ये जो प्रोसेस है ये भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लेकिन इसको करवाने के लिए हमें शुरू में इसको इनिशिएशन देना पड़ता है। लेकिन एक बार जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है तो ये तब तक चलती रहती है जब तक ये रिएक्टेंट हमारे ख़त्म नहीं हो जाते। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब एक बार ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है तो इसमें इतनी हीट निकलती है कि फर्दर ये जो कंबसन है मीथेन का वो अपने आप होता रहता है उस हीट की हेल्प से। तो यहाँ पे अभी हमने कुछ ऐसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस भी देख ली हैं जिनको करवाने के लिए हमें एक बार इनिशिएट करना होता है। तो ये हमने स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के बारे में जान लिया है। तो अभी हम देखते हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के कुछ फीचर्स होते हैं। तो क्या फीचर्स होते हैं? तो सबसे पहला जो फीचर है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का वो ये है कि ये प्रोसेसेस रिवर्स नहीं हो सकती है अपने आप। कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होती है वो अपने आप ही रिवर्स डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड नहीं कर सकती है। जैसे कि हमारे पास ये वाटर है जो हिल से डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये वाटर ग्राउंड से हिल की टॉप की तरफ अपने आप ही मूव करने लग जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। बट अगर हम किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प लेते हैं
तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस को हम रिवर्स कर सकते हैं। अगर हम किसी पंप का यूज करते हैं तो वाटर को ग्राउंड से हम हिल के टॉप तक पहुंचा सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं ये अपने आप रिवर्स डायरेक्शन में नहीं होती हैं, बट विद द हेल्प ऑफ external agent these processes can be reversed तो सेकंड फीचर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का क्या है कि अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो प्रोसेस फास्ट होगी या फिर वो प्रोसेस स्लो होगी। तो स्पॉन्टेनियस होना किसी भी प्रोसेस का ये नहीं बताता है कि वो प्रोसेस स्लो होगी या फिर फास्ट होगी। अभी यहाँ पे हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कुछ और स्टेटमेंट्स देखेंगे, जैसे कि इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट इनटू इक्विवेलेंट वर्क विदाउट प्रोड्यूसिंग सम चेंजेस इन अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम, कि जो हीट है उसको इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, कि हीट का कंप्लीट कन्वर्जन वर्क के अंदर पॉसिबल नहीं है। अगर हम ऐसा करवाएंगे तो हमारे सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस आ जाएंगे। तो कहने का मतलब कि हीट का कंप्लीट वर्क के अंदर कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा करवाया जाएगा तो सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस आ जाएंगे। इसके बाद एक स्टेटमेंट और है सेकेंड लॉ की कि हीट का फ्लो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ नहीं हो सकता है। अगर हमें हीट का फ्लो करवाना है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ तो हमें एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प लेनी होगी, क्योंकि जैसा हमने पहले देखा था कि जो भी प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस होती है अगर उनको रिवर्स करना पड़ता है हमें तो एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प लेनी होगी। इसके बाद अगर एक और स्टेटमेंट देखते हैं हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, तो उसके अकॉर्डिंग कि हम ऐसी कोई एक मशीन नहीं बना सकते हैं जो हीट को कंप्लीटली वर्क के अंदर कन्वर्ट कर दे विदाउट प्रोड्यूसिंग सम चेंजेस एल्सवेयर इन द सिस्टम, कि ऐसी मशीन नहीं बनाई जा सकती है जो हीट को कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट कर दे विदाउट प्रोड्यूसिंग सम चेंजेस इन द सिस्टम। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हमने यहाँ पे देखी है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की सिर्फ यही स्टेटमेंट्स नहीं है, जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे मूव करेंगे कुछ और स्टेटमेंट्स हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए देखने को मिलेगी।